यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हमारी वीडियो आप बहुत सारे खुसूसी तौर पे आशिक हजरात के लिए बड़ी अहम वीडियो है। वो ये कि मोहब्बत में कामयाबी के लिए एक ऐसा टोटका, एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, एक ऐसी सोच की पावर कि क्या किस तरह से हम अपनी मेंटल पावर को यूज़ करें कि मोहब्बत में कामयाबी हो सकती है, या जो हमारी महबूबा है वो हम तक आ सकती है, या कोई महबूबा है तो वो अपने आशिक को अपनी तरफ बुला सकती है। अब ऐसा फैक्ट है और किस तरह से कुछ आप लोगों के सामने मैं ऐसे आर्गूमेंट दूंगा कि जिससे आप लोगों को आज एक ऐसी बात को देखने, सुनने और सीखने का मौका मिलेगा जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगी। ये जो माइंड है ना, ये बड़े बड़े काम करा देते हैं इंसान से। माइंड की जो पावर होती है ना, वो बहुत सारे काम करा देते हैं इंसान से, और इंसान ऐसी ऐसी चीज़ों को हासिल कर जाता है जो उसके कभी वहम गुमान में भी नहीं होती। एक थ्योरी है कि अगर हम शिद्दत से किसी का 1,25,000 मरतबा शिद्दत से किसी का नाम ले लें, अगर वो ज़िंदा है तो दुनिया के किसी भी कोने में वो हमारी तरफ खींचा चला आएगा, खींची चली आएगी। अब 1,25,000 मरतबा शिद्दत से किसी का नाम लेना और उसको अपनी तरफ बुला लेना, अट्रैक्ट कर लेना, खींचना उसका, ऑटोमेटिकली आपके पहुंच जाना। इसमें बहुत सारी बातें हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं कुछ 2-3 आपको आर्गूमेंट दूंगा कि मुझे उम्मीद है आप इजीली समझ लेंगे मेरी बात को। जो जिस रिलेशन में मोहब्बत का फैक्टर पाया जाता है, तो उस रिलेशन में बंदे की जो सोच की लहरें हैं वो भी सेल फ़ोन की तरह काम करती हैं। कैसे? अगर आप किसी को चाहते हैं, या अगर आपकी कोई फ्रेंड है, कोई भी, या आपका कोई फ्रेंड है ऐसे कह लें, तो कभी आपने नोट किया है कि आप कोई बात करने लगते हैं फ़ोन पे या बाई फेस, आप कहते हैं कोई भी बात, आगे से आवाज़ आती है, ओह ये तो मैं कहने वाली थी, वो मेरे अल्फाज छीन लिए और मेरे मुंह की बात छीन ली, और ये तो मेरे दिमाग में चल रहा था। या वो कहने लगता है, वो आगे से कोई बात करे, एक मिसाल के तौर पे, तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, हमारे मुँह से बेख्तियार निकलता है, वो ये बात तो मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैं कहने वाली थी, तो मैं कहने वाला था। यानी सोच में सलाहियत तो है ना। देखिए ना, क्या जो बात अगले के दिमाग में चल रही है वही हमारे दिमाग में चल रही है। यानी टेलीपैथी एक रियल नॉलेज तो है ना, उससे इनकार नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक माँ का बेटा है और माँ को बड़ी मोहब्बत अपने बेटे से, माँ को पहले अंदाज़ा कैसे हो जाता है कि मेरे बेटे पे कोई परेशानी आने वाली है, या अगर कोई खुशी भी होती है तो माँ को पहले आइडिया हो जाता है। माँ कहती है आज मैं मुतमईन थी, आज मेरा दिल मुतमईन था, आज मुझे जहनी सुकून था कि तुझे खुशी मिलेगी। या दुख की हालत के अंदर माँ को एक अंदाज़ा हो जाता है कि जी कोई ना कोई गड़बड़ है, वो माँ बगैर किसी बात के जाए नमाज उठा लेती है। उसका दिल परेशान होना शुरू हो जाता है, उसके दिमाग में सुकून नहीं आता, वो जाए नमाज उठा लेती है या दुआएं करने शुरू कर देती है। यानी अगर किसी भी रिलेशन में मोहब्बत का फैक्टर हो तो हमारी जो दिमाग की लहरें हैं वो काम करती हैं सेल फ़ोन की तरह, ब्रेन वेव्स की तरह काम करती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर हमारे दिमाग की लहरें ब्रेन वेव्स के साथ तरह काम करती हैं, अब माँ और बेटे के दरमियान भी तो मोहब्बत का ही आंसर है ना जो उसको प्रोमिनेंट कर रहा है। अब वो चूँकि दोनों तरफ से इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए वो कनेक्ट जल्दी हो जाती है, इसलिए वो कॉल ना जल्दी मिल जाती है। जो उसकी वेव्स कॉल है ना, दिमाग से निकलने वाली वेव्स की जो उसकी कॉल है, जिस तरह सेल फ़ोन की कॉल होती है, तो वो जल्दी मिल जाती है कि जल्दी उसके बेटे की कॉल आ जाती है, खुशी की या दुख की। वो चूँकि दोनों तरफ से मोहब्बत हो तो इसलिए जल्दी मिल जाती है। अब एक बंदे को मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत होने के बाद होता यह है कि जो आशिक है शिद्दत से बार बार उसको नंबर मिला रहा है, कि बार बार नंबर डायल कर रहा है, योर नंबर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर एक तरफा मोहब्बत है, एक तरफा मोहब्बत है तो यही जवाब आते हैं, योर नंबर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे बंदे का नंबर मिलाएँ कि जिसको आप नहीं जानते होते, ठीक हो गए, जिसका नंबर अभी बंद पड़ा होता है, तो आपसे जवाब आता है योर नंबर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, कि आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा, क्योंकि अभी एक तरफा कॉल मिलाई जा रही है। दूसरी तरफ से जब कोई रिस्पांस बनेगा तो वो आएगा ना। लेकिन आप जब बार बार मुसलसल कॉल मिलाते हैं तो कभी ना कभी अगले बंदे का नंबर आपको ओपन किया हुआ मिल जाता है, या कभी ना कभी आपकी कॉल पिक हो जाती है,
या अगर आप पे कोई गुस्सा और कोई कॉल आपकी अटेंड नहीं करना चाह रहा और बार बार अगर आप उसको कॉल करते हैं तो कोई ना कोई रुख में आपकी कॉल उठा लेता है। खैर किससे मुख्तसर बिल्कुल इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे कोई आशिक है, उसकी महबूबा दुनिया के किसी भी कोने के अंदर है, वो बार बार कॉल पे कॉल मिलाई जा रहा है। शुरू में कुछ दिन आएगा, कुछ टाइम आएगा, योर नंबर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, योर नंबर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, करते करते वक्त ऐसा आएगा जब आगे बंदे ने उस सिग्नल को रिसीव करके कॉल का जवाब दे देना है। यानी जो आपके दिमाग में चल रहे होते तो मजबूरन ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। अब ये एक फैक्ट है, अगर आप शिद्दत से किसी का इंतज़ार करते हो आपके पास आ जाते हैं ना, कभी नोट करना, शिद्दत से किसी, और फिर हम कहते हैं वाह आज तो हमारे घर में बड़े मेहमान आए हैं जी, आपने को याद किया जा रहा था, उसको याद किया जा रहा था, वो पहुंच भी गए। यानी बज़ाहिर तो ये फर्जी बातें सी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, ऐसी साइंटिफिक दलील है। इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफ मशीन हंसबर्गर नामी बंदे ने 1927 में बना के अपने बेटे की ब्रेन वेव्स को चेक करके बता दिया था कि जो दिमाग की लहरें होती हैं और काम करती हैं, और जिस तरह से काम करती हैं वो दूसरे में वो ख्यालात को पुट कर सकती हैं। तो अब जैसे हम किसी शिद्दत से किसी को याद करते हैं वो हमारी तरफ आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप आशिक हैं और किसी आपकी कोई महबूबा है और अगर आप शिद्दत से बार बार उसको नंबर ट्राई कर रहे हैं 1,25,000 मरतबा आपने टाइम पूरा कर दिया, और वो जहाँ पे भी हो जैसे भी हो वो लाजमी कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। किसी न किसी तरफ उसका मन उधर खींचेगा, किसी न किसी तरह उसके दिमाग में ये बात चलना शुरू हो जाएगी भाई मैंने उस शहर का रुख करना है। जिस तरह हम फिल्मी सीन देखते हैं, मिसाल के तौर पर कोई शिद्दत से कोई याद कर रहा हो तो वो असली के अंदर किसी भी मुल्क से उठ के वहाँ पहुँच जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो सोच की लहरें हैं वो वाकई ही वर्क करती हैं और सेल फ़ोन की तरह काम करती हैं। हम जब किसी का नंबर मिलाते हैं तो आगे से हमारी कॉल रिसीव होती है, रिसीव होने के बाद उसका जवाब भी हमें आता है। शुरू के अंदर अगर एक तरफा मोहब्बत हो, एक तरफ सिर्फ मोहब्बत हो, तो फिर शुरू में अगर जवाब ना भी आ रहा हो तो एक ना एक लम्हे उधर से ये जवाब आने के बजाय कि योर नंबर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो ये जवाब आता है हाँ जी बताइए क्या है किसकी कॉल है वगैरह वगैरह। तो एक न एक लम्हे ऐसा लाजमी होके रहता है। जिस तरह से एक छोटी सी मिसाल बनी हुई है कि जो सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं तो वो लाजमी मिलकर रहती है। अब इसके अंदर कुछ अहम फैक्टर जो मैं बताना चाहूँगा वो ये, अब उन दोनों बंदों की केमिस्ट्री का मिलना थोड़ा सा अहम फैक्टर है। अब केमिस्ट्री का मिलना अहम फैक्टर कैसे है? केमिस्ट्री का मिलना अहम फैक्टर है कि अगर उसकी सोचें, उसकी महबूबा की सोचें, उस आशिक की सोचों से किसी हद तक मिलती हैं, किसी हद तक ममासलत रखती हैं, उनकी केमिस्ट्री, इसको हम कहते हैं हमारी तो सेम केमिस्ट्री है, यानी हमारे ख्यालात, एटीट्यूड और बिहेवियर हमारे सेम है, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा किसी हद तक उसकी सोचों का बदलना लाजमी है। अब जितनी जल्दी वो उसकी केमिस्ट्री के अंदर ढलते हैं तो फिर वो उसी तरीके से उतनी जल्दी रिस्पांस भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर अब केमिस्ट्री में ढलना भी मुमकिन है। कैसे मुमकिन? आप लोगों ने कभी नोट किया है, आप अच्छे होते हैं, आप गंदे माहौल को ज्वाइन कर ले तो आप भी वैसे हो जाते हैं। आप गंदे होते हैं, आप अच्छे माहौल को ज्वाइन कर लें, आप भी वैसे हो जाते हैं। आप पुलिस में जाने से पहले बहुत नेक थे, पुलिस के अंदर जाने के बाद या किसी और महकमे की चलो बात कर लें, ठीक है, किसी ऐसे महकमे में जाने के बाद जहाँ पे आपको उसके मुताबिक ट्रीट करना पड़ता है, उस महकमे के मुताबिक, तो आप वैसे बन जाते हैं। इस तरह से आप जैसे भी थे लेकिन आप मस्जिद में आना शुरू हो जाते हैं, बाकायदगी से मस्जिद में रहते हैं, तो फिर आप वैसे नेक लोगों के साथ बैठ के नेक बन जाते हैं। इंसान की पहचान उसकी कॉन्टेक्स्ट से हुआ करती है। कॉन्टेक्स्ट यानी उसके बैकग्राउंड या उसके अपना जो उसके साथ जो रहने वाले लोग होते हैं उससे हुआ करती है। अब वो थ्योरी भी सच है, ब्रेन से निकलने वाली लहरें भी सच हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफ मशीन का बताना भी सच है, सारी की सारी बातें सच हैं। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा मसला आ सकता है वो ये है कि जब आप शिद्दत से किसी को याद करते हैं, उसका नाम लेते हैं, आपके ब्रेन की वेव्स बनती हैं, उधर जाके अटैक करती हैं, सेलफोन की तरफ वर्क करती हैं, वेव्स निकलती हैं, अगले महबूबा के साथ जाके कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं, तो इस दौरान आपका सॉफ्टवेयर भी उड़ सकता है। अब आपका सॉफ्टवेयर उड़ने से क्या मुराद? आपको सॉफ्टवेयर उड़ने से मुराद ये है कि अगर आप शिद्दत से इतना किसी को याद कर रहे हैं तो फिर आप थोड़े से डिस्टर्ब भी हो सकते हैं ना, आप थोड़ा सा खुद भी स्ट्रेस में जा सकते हैं, आपकी वेव थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। जब आपकी वेव थोड़ी सी चेंज हो सकती है तो इसीलिए ये वाला काम मुमकिन है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, कोई ऐसा हिप्नोटाइज स्पेशलिस्ट, कोई ऐसा हिप्नोटाइज मास्टर, कोई ऐसा टेलीपैथी को समझने वाला अगर फनकार मौजूद है तो उसके होते हुए आप जितना मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लें, कुछ नहीं होता। आप अकेले में जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर वो उस दौरान आपकी वेव डिस्टर्ब हो सकती है और फिर वेव जहाँ पे रहती है तो फिर वो वहीं पे रहती है।
अब वहीं पर इनसे क्या मुराद है कि इस्लामाबाद के अंदर एक केस था, उसको एक साइकोलॉजिस्ट उसको उसके अनकॉन्शियस में लेके चला गया माजी के अंदर। उसके बाद वो काफ़ी कोशिशें करता रहा, तो वो उसको कॉन्शियस में नहीं ला सका और वो अभी तक अपने माजी में ही खोया हुआ है। वो सारे काम करता है, खाता है, पीता है, लेकिन अपने माजी के लिहाज से करता है वो। इस तरह से हम किसी को अनकॉन्शियस के अंदर पहुंचा सकते हैं। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है, 100% मुमकिन है। लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक ऐसे डॉक्टर्स, प्रोफेसर डॉक्टर्स का मौजूद होना लाजमी है जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करना भी जानते हैं। सोच की लहरों के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट आखिरी बता के ना बात अपनी वाइंड अप करता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए भाई मेरी बातें वाकई किस हद तक सच है। वो ये कि बहावलपुर विक्टोरिया जो हॉस्पिटल है, बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा PhD प्रोफेसर हैं, तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का था। हिप्नोटाइज स्पेशलिस्ट भी वहाँ ज़्यादा हैं। तो प्रोफेसर ने जो है ना कि नमस्कार कुछ स्टूडेंट्स को मिला के और एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक बंद कमरे के अंदर मोमबत्ती जला दी और उन्हें कहा दिया आप सब ने इधर सिर्फ देखना है, और जिसकी आंखें या पलकें झपके तो वो चुप करके बाहर चला जाए। इसका मतलब उसकी सोच में इतनी ताकत नहीं है, इतनी दम नहीं है। तो आखिर के अंदर एक फीमेल और 2 मेल, ये 3 बंदे बचे थे कि जिनकी पलकें नहीं झपकी। उसके बाद वो जो उनका प्रोफेसर था जो ये हिप्नोटाइज एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने एक को कहा जी आप मेरे कमरे में चले जाएँ, वहाँ पर गाड़ी की चाबियाँ रखी हैं, उसको उठा लें। और दूसरे को कहा जी आप दरमियान के अंदर रास्ते के अंदर खड़े हो जाए, आपने गाड़ियों को आपने ऐसा फील करना है कि आपके पास गाड़ी की चाबियां आ रही हैं। तीसरे को कहा जी आप मेरी गाड़ी के पास जाके खड़ा हो जाएं और आपने ऐसा फील करना है कि जी मेरे पास गाड़ी की चाबियां आ चुकी हैं, और फिर आपने उस सोच की मदद का सहारा लेते हुए उसको मेरी गाड़ी को खोलना है। तीनों अपने अपनी जगह पे चले गए। तो प्रोफेसर साहब ने खुद उनकी हेल्प कराने के लिए अपनी वेव्स को पहले उधर भेजा है, ब्रेन वेव्स को। उसको एक बंदे को वाज़ेह तौर पे फील हुआ जी मेरे पास गाड़ी की चाबियां आ गई हैं। उसने फिर फौरी तौर पे अगले बंदे की तरफ मुँह कराने के लिए सोचने शुरू कर दिया जी मैं फ़लाँ बंदे को गाड़ी की चाबियां दे रही हूँ। उसने अगले ने सोचने शुरू कर दिया जी वो जो गाड़ी के पास खड़ा है उसको चाबियाँ चाहिए, तो मैं उसको दे रहा हूँ वो गाड़ी की चाबियाँ। और उसको वाज़ेह तौर पर फील हो रही मेरे पास चाबियाँ आ गई। उसके बाद उसने सिर्फ इशारा किया, हकीकत में नहीं था ऐसा कुछ भी, लेकिन ब्रेन वेव से किया जा रहा था। उसने इशारा किया और गाड़ी का ताला खुल जाता है, गाड़ी का जो गेट है वो खुल जाता है। ये एक्सपेरिमेंट उसका कामयाब हो गया। तो फिर बहुत सारे ऐसे अपने जो नतीजे सामने निकले कि जिस इस बात को कन्फर्म हो गया कि ये वाकई ब्रेन वेव में दम होता है। हम वेव से किसी को बीमार कर सकते हैं, किसी को तंदुरुस्त कर सकते हैं, किसी को डरावने ख्वाब दिखा सकते हैं, किसी को डरावने ख्वाब से निकाल सकते हैं, किसी को लाशऊर में ले जा सकते हैं, किसी को लाशऊर से निकाल सकते हैं। सब की सब बातें मुमकिन हैं, लेकिन ये सब की सब बातें आपको कब समझ में आएंगी कि अगर आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट हम जो भी ब्रेन वेव से हम किस हद तक काम करा सकते हैं तो वो काम हम इजीली आपको समझा सकें और आपकी समझ के अंदर आ सकें। मुझे उम्मीद है कि अब तक की वीडियो देखने के बाद आप लोग बखूबी समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम ब्रेन वेव को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक फैक्ट और एक्चुअल नॉलेज है और इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अब तक के लिए मैं आप लोगों को ब्रेन वेव्स की पावर के बारे में इतना ही हमारी आज की बात है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ब्रेन वेव से किसी को बीमार और तंदुरुस्त कैसे कर सकते हैं और किसी को डरावने ख्वाब कैसे दिखा सकते हैं, इस हवाले से हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।